तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंखें खुली और बस दिन खराब, कुछ हुआ भी नहीं अभी, लेकिन अंदर से एक इरिटेशन है। फिर ऑटो वाले ने 20 रुपए ज्यादा मांग लिया, तुम्हारा खून खौलने लगा। ऑफिस पहुंचे तो बॉस ने बिना वजह एक ताना मार दिया, अब तो पूरा मूड ऑफ। और चेरी ऑन टॉप, एक दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने सीन करके रिप्लाई नहीं किया। बस अब तुम अंदर से जल रहे हो। पूरा दिन एक के बाद एक चीज सब तुम्हारे खिलाफ लग रही है और रात को बेड पे लेटे लेटे सोच रहे हो, यार क्यों इतना रिएक्ट करता हूँ मैं, क्यों इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ। उसका नाम था मार्कस ऑरेलियस। ये आदमी रोम का एम्परर था, मतलब लिटरली दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान। इसके एक इशारे पे आर्मीज चल पड़ती थी। इसके पास वह सब था जो तुम सोच सकते हो, पावर, पैसा, टेरिटरी, सब कुछ। लेकिन रात को ये आदमी क्या करता था, ये अपनी डायरी में खुद को लिखता था, तू इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है, तुझे एक दिन मरना है, यह सब टेम्परेरी है, अपने आप को संभाल। और यह डायरी ये कभी पब्लिश होने के लिए लिखी ही नहीं गई थी, ये उसकी पर्सनल डायरी थी, उसका अपने आप से कन्वर्सेशन था। लेकिन आज 2000 साल बाद वह डायरी मेडिटेशंस के नाम से दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली फिलॉसफी बुक्स में से एक है। उस डायरी में जो फिलॉसफी है उसका नाम है स्टोइसिज्म। और आज मैं तुम्हें यह समझाऊंगा स्टोइसिज्म है क्या, यह काम क्यों करती है और कैसे तुम इसको लिटरली कल सुबह से अपनी जिंदगी में लगा सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि स्टोइसिज्म में क्या गलत है, क्योंकि कोई भी फिलॉसफी परफेक्ट नहीं होती और जो तुम्हें यह बोले कि परफेक्ट है वह तुमसे झूठ बोल रहा है। तो स्टोइसिज्म है क्या? सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी क्लियर कर देता हूं। जब लोग स्टोइक सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक इमेज आती है, एक स्टोन फेस्ड आदमी जो कुछ फील नहीं करता। कोई मर भी जाए इसको कुछ नहीं होगा, कोई गाली दे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक रोबोट, इमोशनलेस मशीन। ये गलत है, कंप्लीटली गलत। स्टोइक्स ने कभी नहीं कहा कि फीलिंग्स मत रखो, उन्होंने कहा फीलिंग्स तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, तुम फीलिंग्स को समझो लेकिन फीलिंग्स तुम्हें ड्राइव ना करें। फर्क समझे, बहुत बड़ा फर्क है। मैं कुछ फील नहीं करता और मैं फील करता हूँ, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कि इसके बेसिस पे एक्ट करना है या नहीं के बीच में। तो अब सिंपल भाषा में स्टोइसिज्म क्या है? स्टोइसिज्म एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। ये तो रफली 2300 साल पहले ग्रीस में शुरू हुई थी। एक आदमी ने शुरू की थी जिसका नाम था जेनो। अब ये जेनो बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था। ये ओरिजिनली एक मर्चेंट था, ये समुंदर के रास्ते में बिजनेस करता था। एक दिन इसकी पूरी शिप डूब गई, सब कुछ चला गया, सारा माल, सारा पैसा, सब। यह आदमी तबाह हो गया। एथेंस पहुंचा तो एक बुक शॉप में घुसा। वहां उसने सोक्रेटिस के बारे में पढ़ा और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने सोचा मेरे साथ जो हुआ वह मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, यह मेरे कंट्रोल में है। और इसी से स्टोइसिज्म पैदा हुई। एथेंस में एक पेंटेड पोर्च होता था, ग्रीक में उसे स्टोआ पोइकिल कहते थे। जीनो वहां खड़े होकर पढ़ाता था और स्टोआ से नाम आया स्टोइसिज्म। हाँ भाई, एक पोर्च के नाम पे पड़ी है ये फिलॉसफी, लेकिन जो चीज उसने वहां सिखाई वह आज तक रेलेवेंट है। तो स्टोइसिज्म का कोर आइडिया क्या है? एक लाइन में, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पे एनर्जी वेस्ट मत करो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पे पूरा फोकस दो। बस इतना सिंपल है। इसको एपिक्टेटस ने, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल बोला। मतलब दुनिया को दो कैटेगरीज में बांटो। पहली कैटेगरी जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे मेरी सोच, मेरा रिस्पॉन्स, मेरी मेहनत, मेरे वैल्यूज। दूसरी कैटेगरी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे दूसरों की ओपिनियंस, ट्रैफिक, इकोनॉमी, मौसम, पास्ट, फ्यूचर में क्या होगा। इसको समझो एक डेली लाइफ एग्जांपल से। सुबह तुम ऑफिस जा रहे हो, ट्रैफिक जैम लग गया। अब तुम क्या कर रहे हो? हॉर्न बजा रहे हो, गालियां दे रहे हो, बीपी बढ़ रहा है। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या ट्रैफिक तुम्हारे कंट्रोल में है? नहीं ना। तो तुम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो? एक ऐसी चीज पे जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। एक स्टोइक क्या करेगा? वह कहेगा ट्रैफिक मेरी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी कंट्रोल में है। मैं एक पॉडकास्ट सुन सकता हूँ, अपने दिन का प्लान बना सकता हूँ, या बस 2 मिनट शांति से बैठ सकता हूँ। वह सिचुएशन नहीं बदलेगा, वह अपना रिस्पॉन्स बदलेगा। अब यह आइडिया सबसे क्लियरली एक आदमी ने एक्सप्रेस किया जिसका नाम था एपिक्टेटस। और जब मैं तुम्हें बताऊंगा यह कौन था तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव पूरा शिफ्ट हो जाएगा। एपिक्टेटस एक स्लेव था। हाँ, लिटरली किसी और की प्रॉपर्टी, किसी ने इसे खरीदा था। इसकी जिंदगी इसकी अपनी नहीं थी और एक दिन इसके मालिक ने इसकी टांग तोड़ दी। एक स्लेव जिसके पास अपना शरीर भी अपना नहीं था, उसने दुनिया को सिखाया कि असली आज़ादी बाहर नहीं अंदर होती है। उसने लिखा
इट्स नॉट वॉट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। जो तुम्हारे साथ होता है वह मैटर नहीं करता, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, वही मैटर करता है। अब एपिक्टेटस के बाद एक और आदमी था, सेनेका। ये एपिक्टेटस का बिल्कुल उल्टा था। ये रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक था। इसकी लाइफ में लग्जरी थी, पावर थी। ये एम्परर नेरो का एडवाइजर था, बेसिकली एक डिक्टेटर का राइट हैंड मैन। सेनेका ने 124 लेटर्स लिखे अपने दोस्त लुसीलियस को, जो बेसिकली एंशिएंट जमाने के सेल्फ हेल्प ईमेल्स थे। उसने उन लेटर्स में लाइफ के बारे में इतना कुछ लिखा कि आज भी लोग उन्हें पढ़ते हैं। लेकिन सेनेका का एंड एक दिन एम्परर नीरो ने, जिसे सेनेका ने खुद एडवाइज किया था, बोला कि तू अपनी नसें काट ले। और सेनेका ने क्या किया, उसने अपनी फिलॉसफी फॉलो की। बिना डरे बिना रोए उसने मौत एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वह जानता था मौत उसके कंट्रोल में नहीं थी कभी, लेकिन कैसे मरना है वह उसके कंट्रोल में था। और तीसरा था हमारा मार्कस ऑरेलियस, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बताया, रोमन एम्परर, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। लेकिन इसको चाहिए क्या था? ये तो फिलोसोफर बनना चाहता था। इसको एम्पायर नहीं चलाना था, इसको किताबें पढ़नी थी, सोचना था, लिखना था। लेकिन ड्यूटी थी तो उसने एम्पायर चलाया। और कैसे चलाया? इसकी लाइफ में एंटोनाइन प्लेग आया, एक ऐसी बीमारी जिसने 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को मार डाला। वॉर्स थे, बिट्रेयल्स थे, इसकी अपनी बीवी के बारे में रूमर्स थे। और इन सब के बीच में यह आदमी रात को डायरी लिखता था, तू भी मरेगा, यह सब खत्म होगा, रिएक्ट मत कर, अपना काम कर। अब 1 सेकंड रुको और यह सोच के देखो, एक स्लेव जिसके पास कुछ नहीं था, एक करोड़पति जिसके पास सब कुछ था, एक एम्परर जिसके पास सब कुछ था और उसके ऊपर से पावर भी थी। तीनों बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग जमाना, अलग अलग हालात, लेकिन तीनों एक ही जगह पहुंचे, एक ही कंक्लूजन पे आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टोइसिज्म किसी प्रिविलेज की फिलॉसफी नहीं है। यह अमीर लोगों की फिलॉसफी नहीं है, गरीबों की नहीं है, पावरफुल लोगों की नहीं है। ये इंसान की फिलॉसफी है। तुम चाहे कहीं भी हो, किसी भी हालत में यह काम करेगी। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, और शायद कुछ लोग तो ऑलरेडी कमेंट लिखने चले गए हैं, भाई ये तो भगवत गीता में भी लिखा है, ग्रीक लोगों ने कॉपी किया है। तो चलो इस बात को सीधा एड्रेस करते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता में चैप्टर 2 वर्स 47 कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं, तो अपना काम करो और रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। और एपिक्टेटस ने क्या कहा? फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल, इग्नोर व्हाट इजंट। अब ये दोनों लाइंस अगर तुम एक पेज पे लिख दो तो तुम्हें लगेगा कि एक ही इंसान ने लिखी है, लेकिन एक 5000 साल पहले इंडिया में लिखी गई, दूसरी 2300 साल पहले ग्रीस में, हजारों किलोमीटर दूर। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, फिर भी दोनों एक ही जगह पहुंचे। ऐसे ही बुद्धा ने कहा था, दुख का कारण अटैचमेंट है, डिजायर से चिपक जाना यही सफरिंग है। और स्टोइक्स ने क्या कहा? तुम इवेंट्स से सफर नहीं करते, तुम इवेंट्स के बारे में अपनी जजमेंट से सफर करते हो। बारिश हो रही है, यह एक इवेंट है, तुमने सोचा मेरा दिन बर्बाद हो गया, ये तुम्हारी जजमेंट है। बारिश ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे सोचने के तरीके ने तुम्हें दुखी किया। दोनों बुद्धा और स्टोइक्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सफरिंग बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है, और यह कोइंसिडेंस नहीं है। एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटी है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आया था, उसके साथ एक फिलोसोफर था जिसका नाम था पिर्हो ऑफ एलिस। ये पिर्हो इंडिया में आकर इंडियन साधु से मिला, जिन्हें ग्रीक्स जिम्नोसोफिस्ट्स बोलते थे, मतलब नंगे फिलोसोफर्स। ये शायद जैन मंक्स या साधुस थे। और कुछ स्कॉलर्स जैसे पियर हदोत, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, कहते हैं कि हो सकता है ग्रीक और इंडियन फिलोसफी ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया हो, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ हो आइडियाज का। तो सिमिलैरिटीज तो क्लियर हैं, लेकिन अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहूंगा, सेम होना और आइडेंटिकल होना अलग बात है, फर्क है, और फर्क समझना जरूरी है। पहला फर्क, गोल का फर्क। इंडियन फिलोसफी में, स्पेशली वेदांत और बुद्धिज्म में, अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष, संसार से मुक्ति, इस साइकिल से बाहर निकलना, जन्म मरण से छूटना। स्टोइसिज्म का गोल मोक्ष नहीं है। स्टोइक्स नहीं चाहते कि तुम दुनिया से भागो। स्टोइक्स कहते हैं दुनिया में रहो, अपना काम करो, पॉलिटिशियन बनो, सोल्जर बनो, टीचर बनो, दुकान चलाओ, लेकिन अंदर से स्ट्रांग रहो, बस दुनिया तुम्हें हिला ना पाए। मार्कस ऑरेलियस एम्परर था। वह किसी केव में जाके मेडिटेट नहीं कर रहा था,
वो रोज सुबह उठ के एम्पायर चला रहा था, वॉर्स लड़ रहा था, प्लेग से डील कर रहा था और फिर रात को अपने आप को डायरी में रिमाइंड करता था कि ये सब टेम्परेरी है। दूसरा फर्क, कैसे पहुंचते हैं वहां। इंडियन ट्रेडिशंस में कई रास्ते हैं, मेडिटेशन है, भक्ति है, योगा है, कीर्तन है, पूजा है, बहुत एक्सपीरियंशियल है, डिवोशनल है। स्टोइक्स का अप्रोच ज्यादा रैशनल है, रीजन से, लॉजिक से सोच के अपने इमोशंस को समझो और मैनेज करो। कम रिचुअल, ज्यादा रीजनिंग। तीसरा फर्क, दुनिया से रिश्ता। बहुत सी इंडियन ट्रेडिशंस में, स्पेशली संन्यास परंपरा में विड्रॉल है। दुनिया छोड़ो, वैराग्य लो, जंगल में जाओ, साधु बन जाओ। स्टोइक्स कहते हैं नहीं भाई, दुनिया में रहो। दुनिया छोड़ना इजी है, दुनिया में रह के अपने आप को कंट्रोल में रखना वही असली टेस्ट है। तो अगर तुम्हारे पास गीता है, उपनिषद हैं, बुद्धा की टीचिंग्स हैं, तो स्टोइसिज्म की जरूरत क्यों है? क्योंकि स्टोइसिज्म तुम्हें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। तुम्हारे पास गीता का ज्ञान है, डीप है, प्रोफाउंड है, फिलोसॉफिकल है, लेकिन स्टोइसिज्म तुम्हें स्पेसिफिक टूल्स देता है, डेली एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग टेक्निक्स, मेंटल मॉडल्स जो तुम कल सुबह से यूज कर सकते हो। एक को पढ़ के तुम सोचोगे, दूसरे को पढ़ के तुम करोगे। सोचो ऐसे, एक ही पीक है जिस पे तुम एक्सपीडिशन करना चाहते हो। वहां पहुंचने का गीता एक रास्ता है, बुद्धिज्म एक रास्ता है, स्टोइसिज्म एक और रास्ता है। कोई बेटर नहीं है, कोई वर्स नहीं है, लेकिन हर रास्ते पे तुम्हें कुछ नया दिखता है, कुछ अलग एंगल से समझ आता है। और कभी कभी दूसरा रास्ता वह शॉर्टकट दे देता है जो पहले रास्ते पे नहीं था। अब बहुत थ्योरी हो गई, मैं जानता हूँ तुम सोच रहे हो भाई ये सब समझ आया, लेकिन करना क्या है? चलो बात करते हैं 3 स्पेसिफिक चीजें जो तुम लिटरली कल से अपनी लाइफ में लगा सकते हो। सबसे पहली प्रैक्टिस है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। वर्स्ट को पहले ही सोच लो। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगेगा, हर जगह लोग तुम्हें बोल रहे हैं पॉजिटिव सोचो, गुड वाइब्स ओनली, और मैं तुमसे कह रहा हूँ बुरा सोचो। तो चलो इसे पहले समझाते हैं। स्टोइक्स एक प्रैक्टिस करते थे जिसको कहते हैं प्रीमेडिटेशियो मलोरम, मतलब वर्स्ट को पहले सोच लो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम पेसिमिस्ट बन जाओ या एंजाइटी में डूब जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। सेनेका ने लिखा था, हम हर मोड़ पे अपने थॉट्स को आगे प्रोजेक्ट करें और हर पॉसिबल सिचुएशन के बारे में सोच लें, सिर्फ यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स के बारे में नहीं। इसको करते कैसे हैं? सिंपल है, रोज सुबह उठ के चाय पीते वक्त, ब्रश करते वक्त, किसी भी वक्त 2 मिनट निकालो और सोचो आज क्या वर्स्ट हो सकता है। अगर आज मेरी जॉब चली जाए तो, अगर आज कोई रिश्ता टूट जाए तो, अगर आज कोई बुरी न्यूज आए तो। अब तुम सोच रहे हो भाई यह तो डिप्रेसिंग है। नहीं, यह डिप्रेसिंग नहीं है, यह प्रिपरेशन है। जब तुम वर्स्ट केस पहले से सोच लेते हो तो जब वो एक्चुअली होता है तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो, क्योंकि तुमने मेंटली रिहर्सल कर ली होती है। लेकिन इसका एक और पावरफुल फायदा है जो लोग मिस कर देते हैं। जब तुम वर्स्ट केस सोचते हो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास अभी जो है वह कितना अच्छा है। एक एग्जांपल देता हूँ, तुम रोज अपनी मम्मी से फोन पे बात करते हो, डेली रूटीन, कुछ स्पेशल नहीं लगता। अब एक दिन सुबह सोचो अगर आज की कॉल लास्ट कॉल होती तो। बस इतना सोचने से तुम्हारा पूरा टोन बदल जाएगा। तुम ज्यादा ध्यान से सुनोगे, तुम ज्यादा प्यार से बोलोगे, तुम हाँ ठीक है नहीं बोलोगे, तुम एक्चुअली बात करोगे। और ये कोई वू फिलॉसफी नहीं है, साइंस इसे बैक करती है। डॉक्टर जूलियन ओरेम ने वेलेस्ली कॉलेज में रिसर्च की। उसने पाया कि जो लोग मेंटली वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करते हैं उन्हें डिफेंसिव पेसिमिस्ट्स कहती हैं। वह एक्चुअली लेस एंजाइटी फील करते हैं ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट से, क्योंकि उनके पास एक प्लान होता है। उन्हें अनसर्टेनिटी का डर नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अनसर्टेनिटी को ऑलरेडी अपने दिमाग में जी लिया होता है। और एक और बात, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT, जो आज दुनिया की सबसे इफेक्टिव थेरेपी में से एक मानी जाती है, वह डायरेक्टली स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। अल्बर्ट एलिस और आरोन बेक, जिन्हें CBT का फाउंडर माना जाता है, दोनों ने ओपनली एक्नॉलेज किया है कि उनके आइडियाज एपिक्टेटस और स्टोइक्स से आए हैं। तो जब तुम्हारा थेरेपिस्ट तुमसे कहता है अपने थॉट्स को चैलेंज करो, वह तुम्हें बेसिकली स्टोइसिज्म सिखा रहा है, बस मॉडर्न पैकेजिंग में। दूसरी प्रैक्टिस है द व्यू फ्रॉम अबव, जूम आउट करो। ये दूसरी प्रैक्टिस थोड़ी अलग है। पहली प्रैक्टिस तुम्हें प्रिपेयर करती है, ये प्रैक्टिस तुम्हें पर्सपेक्टिव देती है। मार्कस ऑरेलियस एक एक्सरसाइज करता था। वह इमेजिन करता था कि वह ऊपर से देख रहा है, बहुत ऊपर से, जैसे एक ईगल या कोई बर्ड
पूरे शहर को देख रहा है। लोग छोटे छोटे दिख रहे हैं, सब इधर उधर भाग रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, सब एक साथ। और वह लिखता था, कितना छोटा हिस्सा है एक इंसान का इस इनफाइनाइट टाइम और स्पेस में, एक पल में सब कुछ निगल लिया जाता है। ये सुनने में फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली यह बहुत काम आता है। कब? जब तुम्हें लगता है दुनिया खत्म हो गई है। चलो इसको जैन जी वाली लिंगो में समझते हैं। तुम्हारा एक दोस्त ने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, उसने सारे दोस्तों को टैग किया, तुम्हें नहीं किया, तुम्हें बहुत बुरा लगा। तुमने स्क्रीनशॉट लिया, दूसरे दोस्त को भेजने का सोचा, पर भेजने से पहले पूरा एनालिसिस करने लगे, यार इससे मेरी वैल्यू नहीं है, साला फेक है, सोचते रहे और पूरा दिन इसे एक इंस्टाग्राम स्टोरी पे खिलास के निकाल दिया। अब जूम आउट करो, 500 साल बाद न तुम रहोगे, न वह दोस्त, न इंस्टाग्राम, न वह स्टोरी। आज से 10 साल बाद शायद तुम्हें वो दोस्त याद भी नहीं रहेगा। आज से 1 साल बाद शायद तुम्हें ये बात याद भी न रहेगी। तो इस एक स्टोरी के लिए तुम अपना पूरा दिन जला रहे हो। जब तुम जूम आउट करते हो, प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं। तुम रियलाइज करते हो कि जो चीज़ अभी दुनिया लग रही है वह एक्चुअली एक छोटी सी रिपल है एक बहुत बड़े ओशन में। और यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसको साइंस में साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। 2010 में ईथन क्रॉस और ओज़लेम आयदुक ने जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने दिखाया कि जब लोग अपनी प्रॉब्लम से मेंटली डिस्टेंस बनाते हैं तो उनकी इमोशनल रिएक्टिविटी कम होती है और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी यह होता है। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से अर्थ देखते हैं, उन्हें एक एक्सपीरियंस होता है जिसको ओवरव्यू इफेक्ट कहते हैं। वह कहते हैं कि सारी बाउंड्रीज, सारी वॉर्स, सारी पॉलिटिक्स सब मीनिंगलेस लगती है वहां से, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब तुम्हें स्पेस जाने की जरूरत नहीं है। बस जब भी तुम्हें किसी चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आए या बहुत ज्यादा बुरा लगे, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या यह 5 साल बाद मैटर करेगा? अगर आंसर हाँ है तो हाँ, इसको सीरियसली लो। अगर आंसर ना है तो छोड़ो और आगे बढ़ो, एनर्जी कहीं और लगाओ। अब यह तीसरी प्रैक्टिस मेरी फेवरेट है, क्योंकि यह सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देती है। सेनेका, वह अमीर एडवाइजर जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, वह हर रात एक काम करता था। सोने से पहले वह अपना पूरा दिन रिव्यू करता था और अपने आप से 3 सवाल पूछता था। पहला, आज मेरी कौन सी बुरी आदत सामने आई और मैंने उससे कैसे डील किया? दूसरा, कौन सा टेम्पटेशन आया और मैंने रेजिस्ट किया? तीसरा, कल मैं किस चीज में बेटर हो सकता हूँ? ये ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं है, यह अकाउंटेबिलिटी जर्नल है। तुम अपने आप के टीचर बन रहे हो, अपने आप को मार्क दे रहे हो। कैसे करोगे? बहुत सिंपल। रोज रात सोने से पहले 5 मिनट निकालो, फोन का नोट्स ऐप खोलो या एक छोटी डायरी लो, जो भी इजी लगे, और 3 चीजें लिखो। पहली, आज मैं कहाँ रिएक्ट कर गया इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड, मतलब कहाँ पे मुझसे वह हुआ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दूसरी, क्या मेरे कंट्रोल में था जो मैंने इग्नोर किया, मतलब कहाँ पे मैं लेजी था या केयरलेस था। और तीसरी, कहाँ पे मेरी इच्छा ने काम किया, मतलब कहाँ पे मैंने सही रिस्पांस दिया और अच्छा रिजल्ट आया। एग्जाम्पल देता हूँ, आज ऑफिस में बॉस ने अनफेयर क्रिटिसिज्म की, तुमने कुछ नहीं कहा, शांति से सुन लिया, अपना काम किया, ये तुम्हारी जीत है, ये लिखो। लेकिन घर आकर मम्मी ने खाना थोड़ा लेट बना दिया और तुमने उन पे चिल्ला दिया, ये तुम्हारी हार है, ये भी लिखो। कल इसको फिक्स करना है, ये भी लिखो। देखो क्या हो रहा है, तुम अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, कहाँ पे तुम स्ट्रांग हो, कहाँ पे तुम वीक हो, और स्लोली दिन बा दिन तुम अपने आप कर रहे हो। जेम्स पेनबेकर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर, इन्होंने डेकेड्स की रिसर्च की है एक्सप्रेसिव राइटिंग पे। उनका कंक्लूजन, जो लोग अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में रेगुलरली लिखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेटर होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और उनकी इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होती है। हाँ, लिखने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। साउंड्स क्रेजी, लेकिन स्टडीज बार बार ये प्रूव करती हैं। और न्यूरोलॉजिकली क्या होता है, जब तुम लिखते हो अपने बारे में, बस तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, ये तुम्हारा रैशनल ब्रेन है, और तुम्हारा एमिगडाला, ये तुम्हारा इमोशनल रिएक्टिव ब्रेन है, इसकी एक्टिविटी कम होती है। मतलब तुम लिटरली अपने ब्रेन वायर कर रहे हो रिएक्टिव से थॉटफुल की तरफ। तो इन सबको कंपाइल करें तो ये 3 प्रैक्टिसेस हैं।
पहली है कि रोज सुबह वर्स्ट केस सोच लो, प्रिपेयर्ड रहो और जो है उसकी वैल्यू समझो। दूसरा, दिन में जब भी ओवरवेल्म हो जूम आउट करो, क्या ये 5 साल बाद मैटर करेगा। और फाइनली रात को 5 मिनट डायरी लिखो, अपने आप का ऑनेस्ट रिव्यू करो। ये 3 चीजें अगर तुम 30 दिन तक कंसिस्टेंटली करो, मैं गारंटी नहीं दे सकता लेकिन बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ तुम्हारे रिएक्शंस बदलेंगे, तुम्हारी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी और तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल फील होगा। लेकिन, और यह लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोइसिज्म में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। और अगर मैं तुम्हें सिर्फ अच्छी बातें बताऊंगा तो मैं वही करूंगा जो फेक सेल्फ हेल्प गुरुज करते हैं, सिर्फ वह साइड दिखाऊंगा जो बेचना इजी है। तो चलो बात करते हैं स्टोइसिज्म के डार्क साइड के बारे में। मैं तुमसे ऑनेस्ट रहूंगा, स्टोइसिज्म परफेक्ट नहीं है। और अगर कोई तुम्हें बोले कि कोई भी फिलॉसफी, कोई भी सिस्टम, कोई भी आइडिया 100% परफेक्ट है, तो समझ लो वह तुम्हें कुछ बेच रहा है। पहली प्रॉब्लम है इमोशनल सप्रेशन। इंडिया में हम पहले से ही इमोशंस दबाते हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, ज्यादा इमोशनल मत हो, रोना नहीं है, लोग क्या कहेंगे। हमारे कल्चर में ऑलरेडी एक प्रेशर है कि फीलिंग्स दिखाना वीकनेस है। अब अगर इसके ऊपर तुम स्टोइसिज्म का गलत वर्जन लगा दो, मुझे कुछ फील नहीं होना चाहिए, मैं तो स्टोइक हूँ, तो तुम इमोशनली डेड हो जाओगे। और ये बहुत लोगों के साथ होता है, स्पेशली लड़कों के साथ। वह स्टोइसिज्म के नाम पे अपने इमोशंस को इतना दबाते हैं कि एक दिन या तो एक्सप्लोड करते हैं या अंदर से टूट जाते हैं। असली स्टोइसिज्म ये नहीं कहती कि फील मत करो, वह कहती है फील करो लेकिन समझो कि यह फीलिंग कहाँ से आ रही है, फिर चूज करो कि तुम्हें इस फीलिंग के बेसिस पे एक्ट करना है या नहीं। आई डोंट फील पेन और आई फील पेन बट आई वोंट लेट इट कंट्रोल माई डिसीजंस। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला इंसान झूठ बोल रहा है अपने आप से, दूसरा इंसान स्टोइक है। और रिसर्च भी यही कहती है। डॉक्टर अमीलिया अल्दाओ और उनकी टीम ने 2010 में साइकोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश किया कि कोई भी एक इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटेजी अगर रिजिडली यूज करो तो वह हार्मफुल हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, कभी तो इमोशंस को फील करना जरूरी है, रोना जरूरी है, गुस्सा होना जरूरी है। हर वक्त कंट्रोल करना खुद में एक प्रॉब्लम बन सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस का एक्सक्यूज। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, लेकिन अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो, अगर तुम्हारे साथ वर्क प्लेस पे इनजस्टिस हो रही है तो, अगर सिस्टम तुम्हें दबा रहा है तो क्या तुम बस एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्टोइक्स ने भी यह नहीं किया था। मार्कस ऑरेलियस ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने एम्पायर चलाया, लॉज बनाए, प्लेग से लड़ा। एपिक्टेटस ने स्लेवरी एक्सेप्ट नहीं की एज अ गुड थिंग, उसने उससे डिस्पाइट अपनी फिलॉसफी डेवलप की। सेनेका पॉलिटिक्स में था, एक्टिवली दुनिया बदलने की कोशिश कर रहा था। डिकोटोमी ऑफ कंट्रोल यह नहीं कहता कि दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, वह कहता है कोशिश पूरी करो, लेकिन अगर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है तो रिजल्ट के लिए अपने आप को मत तोड़ो। एक्शन तुम्हारा, आउटकम यूनिवर्स का, फर्क समझो। तीसरी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में कोल्ड हो जाना। यह सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से लोग स्टोइसिज्म सीखते हैं और फिर अपने रिलेशनशिप्स में इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड रो रही है और तुम बैठे हो सोच रहे हो उसके इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं अपने इमोशंस पे फोकस करूंगा। भाई, ये स्टोइसिज्म नहीं है, ये इनसेंसिटिविटी है, ये एक टेरिबल पार्टनर होना है। सेनेका, वह इमोशनलेस स्टोइक, उसने अपने दोस्तों को इतनी प्यार भरी लेटर्स लिखी हैं कि पढ़ के दिल पिघल जाए। मार्कस ऑरेलियस ने अपने टीचर्स के बारे में इतने ग्रैटिट्यूड से लिखा है मेडिटेशंस की शुरुआत में कि आंखें भर आईं। स्टोइसिज्म में कंपैशन है, एम्पैथी है, प्यार है, बस इंस्टाग्राम रील्स में वह पार्ट कट हो जाता है। और एक लास्ट बात, आजकल जो स्टोइसिज्म इंटरनेट पे बिकता है ना, वह मोस्टली ब्रॉइसिज्म है। सिग्मा मेल ग्राइंड सेट, इमोशंस वीकनेस है, सबसे डिटैच हो जाओ, लोन वुल्फ बनो। ये स्टोइसिज्म नहीं है, ये स्टोइसिज्म का कैरिकेचर है। ये वह वर्जन है जो इनसिक्योर लोगों को पावरफुल फील करा देता है बिना एक्चुअली पावरफुल बनाए। तो स्टोइसिज्म एक टूल है, और कोई भी टूल, चाकू हो, हैमर हो या फिलॉसफी हो, गलत हाथों में या गलत तरीके से यूज करो तो डेंजरस है, सही तरीके से यूज करो तो लाइफ चेंजिंग है। फिलोसोफर मार्था नुसबाउम ने भी यह आर्ग्यू किया है कि स्टोइक डिटैचमेंट अगर एक्सट्रीम पे ले जाओ तो कंपैशन और पॉलिटिकल एंगेजमेंट दोनों खत्म हो सकती है। तो बैलेंस जरूरी है हमेशा।
अब अगर तुमने मेरी कमू वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें याद होगा कैमू ने कहा था दुनिया एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है, कोई कॉस्मिक पर्पस नहीं है। और उसने कहा इमेजिन सिसिफस हैप्पी, वह आदमी जो रोज एक पत्थर पहाड़ पे चढ़ाता है, पत्थर नीचे गिर जाता है और वह फिर से चढ़ाता है हर रोज फॉरएवर। और कमू कहता है इसी में खुशी ढूंढो। स्टोइक्स थोड़ा अलग कहते हैं। मार्कस ऑरेलियस सिसिफस को देखता तो कहता हाँ भाई पत्थर ढकेल, ये तेरी ड्यूटी है, लेकिन पत्थर पहाड़ के ऊपर पहुंचेगा या नहीं ये तेरे कंट्रोल में नहीं, तू बस अपना काम कर, ढकेलते रह, रिजल्ट की चिंता छोड़। कमी में एक रिबेलियन है, दुनिया मीनिंगलेस है तो मैं हंसते हुए जीऊंगा। स्टोइक्स में एक एक्सेप्टेंस है, दुनिया जो भी है मैं अपना काम करूंगा। और नीचे ने कहा गॉड इज डेड, पुराने मॉरल फ्रेमवर्क्स खत्म हो रहे हैं, अब क्या, अब अपने वैल्यूज बनाओ, यूबरमेंश बनो, सुपर ह्यूमन, खुद डिसाइड करो क्या सही है क्या गलत। स्टोइक्स भी कहते हैं अपने वैल्यूज बनाओ, लेकिन एक फर्क है, नीचे में ईगो है, मैं पावरफुल हूँ, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगा। स्टोइक्स में ह्यूमिलिटी है, मैं अपने आप पे कंट्रोल रखूंगा और यही सबसे बड़ी पावर है। इंटरेस्टिंगली नीचे ने एक्चुअली स्टोइक्स की क्रिटिसिज्म भी की थी। बियॉन्ड गुड एंड इविल में उसने लिखा कि स्टोइक्स नेचर पे अपनी मोरालिटी थोप रहे हैं। तो नीचे और स्टोइक्स एक दूसरे से एग्री नहीं करते, लेकिन दोनों एक ही सवाल से शुरू करते हैं, जब पुराना सिस्टम टूट जाए तो जीना कैसे है। सोचो एक स्पेक्ट्रम है, इसमें एक तरफ नीचे है जो कहता है अपना मीनिंग खुद बनाओ, एग्रेसिवली पावरफुली, बीच में है कमी और कहता है मीनिंग में मत घुसो, मीनिंग है नहीं तो भी हंसते रहो और जियो। दूसरी तरफ है स्टोइक्स जो कहते हैं कि मीनिंग है या नहीं ये मत देखो, ड्यूटी करो, वर्च्यू फॉलो करो, जिन चीजों पे तुम्हारा कंट्रोल है उस पे फोकस करो। और स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम पे है इंडियन फिलॉसफी जो कहती है सेल्फ को ही ट्रांसेंड कर दो, खुद से ही पार निकल जाओ, सेल्फ ही नहीं रहेगा तो ये सारी बातें बकवास हैं, कोई बेटर नहीं है, सब अलग अलग लेंसेज हैं और कभी कभी तुम्हें एक लेंस से दुनिया ज्यादा क्लियर दिखती है, कभी दूसरी से। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था सुबह उठते ही दिन खराब, ऑटो वाले से झगड़ा, बॉस की डांट। अब सोचो अगर तुम स्टोइक लेंस से देखो तो क्या बदलेगा। ऑटो वाले का ज्यादा पैसे मांगना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हें काल्मली नेगोशिएट करना है या छोड़ देना है, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। बॉस ने डांटा, उसका बिहेवियर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुमने क्या सीखा उस फीडबैक से, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। किसी दोस्त ने सीन करके रिप्लाई नहीं किया, उनका रिस्पॉन्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तुमने कितनी देर तक उस स्क्रीन को घूरते हुए अपना वक्त जलाया, यह तुम्हारे कंट्रोल में है। जिंदगी का बदलना, दुनिया का बदलना, लोगों का बदलना, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स बदल सकता है। और जब तुम्हारा रिस्पॉन्स बदलता है तो धीरे धीरे सब कुछ बदलता है। मेरा तुमसे एक चैलेंज है, अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, रोज रात को 5 मिनट निकालो, फोन का नोट्स ऐप खोलो या एक डायरी लो, 3 सवाल लिखो। आज मैं कहाँ रिएक्ट कर गया, क्या मेरे कंट्रोल में था जो मैंने इग्नोर किया, और कहाँ पे मेरी इच्छा ने मेरा साथ दिया। बस 30 दिन, इतना तो ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें मार्कस ऑरेलियस की एक लास्ट बात बता के जाता हूँ। उसने अपनी डायरी में लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन पे है, बाहर की दुनिया पे नहीं। जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन तुम सच में पावरफुल हो जाओगे। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर करती है तो लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो इस वक्त मुश्किल में है, स्ट्रगल कर रहा है, शायद उसे इसकी जरूरत हो। और अगर तुम ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, जिंदगी के डीप सवाल, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी चीजें रेगुलरली लाता रहूंगा। और कमेंट्स में एक काम करो, बताओ स्टोइसिज्म, काम्यू का एब्सर्डिज्म या नीचे का यूबरमेंश, तुम्हें कौन सी फिलॉसफी सबसे ज्यादा अपनी लगी। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर तुम एक स्टोइक बुक पढ़ना चाहो तो मेडिटेशंस पढ़ना मार्कस ऑरेलियस की। ग्रेगरी हेज का इंग्लिश ट्रांसलेशन सबसे अच्छा है, हिंदी में भी अवेलेबल है। वह एक ऐसी बुक है जो हर बार पढ़ने पे कुछ नया देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बस अपना काम करते चलो, रिएक्ट मत करो।